अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने एक विमीय एक परमाणु का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है या कोई भी क्रिस्टल जालक के उसके अंदर जो उसके एटम्स होते हैं उनके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला निकला था, वो क्या था, ओमेगा बराबर रूट 4 बीटा अपॉन एम साइन के अपॉन ए। अब देखो इसके अंदर दो केस है, दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या, पहली कंडीशन तो ये कि जो एक विमीय परमाणु या एक विमीय जो चालक स्ट्रक्चर है या लैटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर उस परमाणुओं की जो दोलन की आवृत्ति है वो क्या है, निम्न आवृत्ति है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। जब लो फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब इससे ऑसिलेट होने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, लैम्बडा का मान उच्च हो जाएगा। लैम्बडा उच्च हो गया तो उस कंडीशन देखो के बराबर आपका वेव कांस्टेंट क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इसका मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। अब उसके बाद में देखो ये मिनिमम, जब के मिनिमम हो गया तो उस कंडीशन के अंदर आप देखो साइन के ए बाई 2 कि मिनिमम वाली कंडीशन के अंदर साइन के ए बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, के ए बाई 2 के बराबर हो जाएगा। जब इसके अंदर क्या है, के का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा तो उस कंडीशन में साइन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ही प्राप्त होगी। तो उस कंडीशन में साइन के ए बाई 2 किसके बराबर हो गया, के ए बाई 2 के बराबर हो गया। तो जब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ओमेगा को आप किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे। अब देखो साइन के ए बाई 2 का वैल्यू क्या है, के ए बाई 2 के बराबर है तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 4 बीटा अपॉन एम प्लस माइनस के ए बाई 2 के बराबर। ये क्या आ जाएगी आपकी मिनिमम ऑसिलेशन की क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, या फिर दोलन की जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी उसका मान क्या होगा, इस ओमेगा बराबर प्लस माइनस रूट 4 बी अपॉन, देखो फोर्स कांस्टेंट को अपन ने बी से लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसको बी लिख देना। ठीक है ना, एक तो ये होगी, एक कंडीशन क्या होगी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसमें फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, ओमेगा बराबर प्लस माइनस रूट 4 बीटा अपॉन एम के ए बाई 2 के बराबर होगा इसका मान। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, उच्च आवृत्ति के साथ अगर क्या होता है जालक में एटम्स का क्या हो रहा होता है, अगर ऑसिलेशन हो रहा हो तो उच्च आवृत्ति की कंडीशन के अंदर लैम्बडा क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, उसका मान कम हो जाएगा। लैम्बडा के कम होने से के बराबर वेव कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इसका मान क्या हो जाएगा, कुछ अधिकतर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में साइन के ए बाई 2 का मैक्सिमम मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इस कंडीशन के अंदर ये ओमेगा जो है आपके ये किसके बराबर रहेगा, प्लस माइनस रूट 4 बीटा या सॉरी 4 बी अपॉन एम के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। देखो एक चीज और इसमें से ये निकाल सकते हो कि किस रेंज के बीच में ये ऑसिलेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, वो भी आप याद कर सकते हो। देखो कैसे, कि मतलब जो वेव संचरण हो रहा है, वेव का संचरण हो रहा है तो उस संचरण के दौरान जो ऑसिलेशन होगा वो ये वाला जो ऑसिलेशन होगा वो किस रेंज तक होगा। अगर वो रेंज निकालनी हो तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि देखो इस फॉर्मूले में देखो sin के a by 2 किसके बराबर है, 1 के, मतलब अगर आपने k by 2 की वैल्यू रखी sin के अंदर उसका मान 1 किस कब आ सकता है, जब sin के अंदर ये k by 2 किसके बराबर हो जाए, प्लस माइनस पाई बाय 2 के बराबर, क्योंकि पाई बाय 2 के ऊपर ही साइन का मान क्या होता है, 1 होता है, इसके अलावा किसी और के ऊपर 1 नहीं होगा। मतलब k का मान क्या आ गया आपके पास में, प्लस माइनस पाई अपॉन a। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपके k की। तो अब देखो, अब आप तरंग संचरण नियतांक k बोलो या फिर वेव कांस्टेंट k तथा किस किस के बीच में फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उस कंडीशन में जो इसकी मैक्सिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका ऑसिलेशन का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का, वो भी देखें।
अब आपके पास में के की रेंज कितनी है, मतलब आपका संचरण होगा या फिर ये जो ऑसिलेशन होगा उसके दौरान जो उससे के अंदर जो ऑसिलेशन होगी उसके लिए जो तरंग संचरण नियतांक है उस के की रेंज क्या है, प्लस माइनस पाई अपॉन ए से लेके प्लस से पाई अपॉन ए से लेके माइनस के पाई अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो प्लस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए, यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के की इस वैल्यू के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम, फिर वापस के की वैल्यू किस जगह पे जाके मैक्सिमम होगी, इस जगह के ऊपर जाके ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के आपके पास में साइन का ही ग्राफ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ओमेगा को आप देखोगे तो प्रोपोर्शनल किसके है, वो साइन के ए बाय 2 की प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर आप के का मान प्लस पाई अपॉन ए रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू साइन पाई बाय 2 प्रोपोर्शनल टू 1 आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आएगी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की, एक तो माइनस के पाई अपॉन ए और दूसरा किसके ऊपर प्लस के पाई अपॉन ए। और ये जो रेंज होती है ना जिसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या बढ़ता है घटता है, इस जोन को, जिस जोन के अंदर ये ऑसिलेशन हो रहे होते हैं उस जोन को कौन सा, फर्स्ट विल्डमान जोन बोलते हैं। ये शायद आप लोगों ने जो केमिस्ट्री की क्लास अगर किसी ने अटेंड की है तो इसमें आपने विल्डमान जोन के बारे में पढ़ा होगा कि ये वो वाला जोन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जब कोई भी एक विमीय जालक जब ऑसिलेशन कर रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका सबसे मैक्सिमम मान या फिर उसके मैक्सिमम और मिनिमम मान की जो रेंज होती है वो कौन से कांस्टेंट की या किस वैल्यू के बीच में होती है, माइनस पाई अपॉन ए से लेके प्लस पाई अपॉन ए के बीच में होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना जो फर्स्ट विल्डमान जोन या फिर जो वन डायमेंशनल आपके पास एक विमीय परमाणु जालक है उसके लिए जो विल्डमान जोन होगा उसका मान माइनस के पाई अपॉन ए से प्लस के पाई अपॉन ए होगा, जिसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी इस एटम के ऑसिलेशन की वो बढ़ती या घटती कैसे हो इस ग्राफ से प्रदर्शित की जाएगी। और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कहां पे होगी, माइनस के पाई अपॉन ए और कौन सी वैल्यू पॉइंट के ऊपर प्लस के पाई अपॉन ए के ऊपर होती है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो अब उसके बाद में स्टार्ट होता है आपके इसके अंदर, जैसे अभी आपने सिर्फ एक परमाणु के लिए पढ़ा, अब यही की यही कंडीशन किसके लिए हो, जैसे आपने ये एक परमाणु के अंदर फ्रीक्वेंसी के बीच में तथा किसके बीच में के तरंग संचरण नियतांक के बीच में आपने क्या दिया ग्राफ दिया, तो वो ग्राफ ऐसे बना। ये कौन से एटम कैसे जालक के लिए जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के परमाणु है और वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी लचीली बॉन्डिंग के कारण ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये ग्राफ था और ये फ्रीक्वेंसीज थी। अब इसी टाइप में क्या हो आपके पास में ऐसे एटम्स हो जो कि कैसे हो, मतलब ऐसा जालक हो जिसके अंदर क्या हो आपके पास में दो टाइप के एटम्स हो, दो टाइप के एटम्स मतलब वो परमाणु है या फिर जो अणु है या इसके अंदर जो आपके पास में जालक क्रिस्टल है उसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे। जब दो अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे तो उस कंडीशन के अंदर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो आपको ज्ञात करना है तथा उसके कितने मोड्स होंगे वो आपको पता करना है और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। देखो वो वाला टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्विविमीय परमाणु जालक जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, क्योंकि इसके ऊपर 7.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डेरिवेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस लास्ट में कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेगी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो द्विपरमाणु एक विमीय जालक, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना कि द्विपरमाणु एक विमीय जालक से मतलब ये है कि अब आपके पास में जो भी एक यूनिट सेल होगी उस एक यूनिट सेल के अंदर आपके पास में कितने एटम्स होंगे, दो एटम। पहले कितने एटम्स थे, सिर्फ एक ही टाइप का एटम्स था तो इस वजह से उसमें सिर्फ आप एक एटम के रूप में उसको व्यक्त करते थे, पर यहाँ पे आपके पास में द्विविमीय परमाणु कि जो यूनिट जो लेटेस्ट है उसके अंदर क्या होगा आपके यूनिट सेल के अंदर आपके पास में क्या होंगे दो अलग अलग मतलब दो अलग परमाणु होंगे, एक जैसे परमाणु नहीं होंगे, इस वजह से इसके अंदर कितने हैं दो परमाणु हैं। इन दो परमाणुओं के बीच की मान लो कि जो इन दो परमाणु है अगर जब एक समान परमाणु नहीं है दो अलग अलग परमाणु है तो इसका मतलब इन परमाणुओं का द्रव्यमान भी क्या होगा अलग अलग। मान लो एक परमाणु का द्रव्यमान
दूसरे का कैपिटल है तथा जिस बॉन्डिंग से ये जुड़े हुए हैं बंधन से, उसके कारण इनके बीच की जो दूरी है क्या मान लो वो है, मतलब किस तरीके से होगा बॉन्डिंग आप देखो इस तरीके से, एक परमाणु, फिर ये दूसरा परमाणु, फिर ये पहला, फिर ये दूसरा, इस तरीके से इनकी क्या होगी बॉन्डिंग होगी। मान लो कि इसका द्रव्यमान कैपिटल है और इसका द्रव्यमान क्या मान के चलेंगे, स्मॉल है मान के चलेंगे। अब देखो इसमें आपके पास में क्या है, दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन क्या होगी, मतलब एक तो साम्य अवस्था वाली कंडीशन, साम्य अवस्था वाली कंडीशन में क्या होगा, इनके एटम्स के बीच में जो एक द्विमीय जालक है इसके द्विपरमाणुओं के बीच में किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो क्या होंगे स्थिर अवस्था होंगे। लेकिन जैसे कुछ ताप दिया या टेम्परेचर दिया तो उस कंडीशन में अगर मान लो इसके बीच में ऑसिलेशन होना स्टार्ट हो गए तो उन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनके ऊपर लगने वाले बल का क्या मान होगा वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो अब आपके पास में क्या है, ये अगर मूल बिंदु मान लो जैसे दरअसल उस कंडीशन में ये किसकी कौन सी कंडीशन होगी, साम्य अवस्था की कंडीशन। इसमें सेंटर वाले पॉइंट वाला जो एटम है इसको मान लो इसका नंबर क्या है 2 है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है सभी के बीच की ए डिस्टेंस है। अब यहाँ पे 2n इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है दो अलग अलग टाइप के एटम्स है, इसलिए यहाँ पे 2n लिखा है, इसका और कोई कारण नहीं, ठीक है। अगर ये 2n है तो ये इससे क्या है एक क्रम पीछे है तो इसको क्या लगा 2n-1, इसको क्या लगाओगे 2n-2, इसको क्या नंबर लगाओगे 2n+1 और इसको क्या नंबर लगा दो 2n+2। अब देखो ये एटम्स जो है ये किस अवस्था में, ये साम्य अवस्था वाली कंडीशन में, ठीक है। ठीक है, अब हम अगर इसकी विस्थापन वाली अवस्था लें, जब इनके अंदर क्या हो रहा होता है ऑसिलेशन, तो उस कंडीशन में क्या हो, अब देखो आपके पास में जालक कैसा है एक बीम में जालक है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना बस इसका इंटरेक्शन जो है ओनली और ओनली किन के बीच में, इसके पास वाले एटम्स के बीच में इनका क्या इंटरेक्शन है, उससे आगे इसका इंटरेक्शन हमें नहीं दिख रहा क्योंकि है नहीं, ओनली और ओनली जो ऑसिलेशन होगा उसके कारण जो इफेक्ट पड़ेगा इस वाले एटम का या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर, फिर इस वाले के ऑसिलेशन का इफेक्ट देखोगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, इस वाले का देखोगे तो इसके ऊपर और इससे आगे वाले के ऊपर, तो जो मेन इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा किसी भी एटम का उसके पास वाले एटम के साथ इंटरेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर जो ऑसिलेशन होगा उसके कारण इसके अंदर जो विस्थापन हुआ उसके कारण लगने वाले बल का मान हमें याद करना होगा। तो देखो जब इसके अंदर विस्थापन हुआ तो उस कंडीशन में ये एटम क्या पे आ जाएगा, थोड़ा सा पहले वाले स्थिति से हट जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच में मान लो जो इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको किससे, इसको u2n-2 से प्रदर्शित करते हैं, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको u2n-1 से, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो u2n से, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे u2n+1 से और इसमें डिस्प्लेसमेंट u2n+2 से। क्योंकि अब देखो अब इसके अंदर जो है वो आपकी गति के दो समीकरण होंगे, गति के दो समीकरण इसलिए होंगे, इसका कारण ये है कि इसमें क्या है दो अलग अलग टाइप के एटम्स है, जब दो अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे तो उन दोनों एटम्स के जो फ्रीक्वेंसी होगी या फिर उन दोनों एटम्स के कारण जो इनके अंदर गति के समीकरण होंगे वो भी आपको क्या मिलेंगे, दो अलग अलग गति के समीकरण प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग है, दोनों का द्रव्यमान अलग होने की वजह से इनका जो इनके ऊपर जो लगने वाला बल होगा उसका मान भी क्या होगा अलग अलग होगा, मतलब उनकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कुछ क्या होगी अलग अलग होगी। तो देखो अब मैंने इस वाले एटम को आप देखोगे तो इसका इंटरेक्शन किसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है, ठीक है। जब इसका इंटरेक्शन इसके साथ में और इसके साथ में है तो इसके ऊपर लगने वाले अगर बल का मान निकालोगे, इसके ऊपर 2n परमाणु के ऊपर लगने वाले बल का मान निकालोगे तो ये F of 2n किसके बराबर होगा,
देखो जब ये ऑसिलेशन करेगा तो या तो ये जब ये ऑसिलेशन करेगा तो एक तो करेगा नहीं, सारे के सारे एटम एक साथ में ऑसिलेशन करेंगे, तो उस कंडीशन में इसका टोटल विस्थापन ज्ञात करना है। तो टोटल विस्थापन किसके बराबर होगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि देखो जब ये ऑसिलेशन कर रहे होते हैं तो ये वाला एटम और ये वाला एटम दोनों आपस में ऑसिलेशन कर रहे होंगे, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, या फिर ये कह सकते हो कि ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा तो इनके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस के अंदर इनके अंदर इफेक्ट पड़ेगा। टोटली आपको इनका विस्थापन ज्ञात करना है। देखो टोटल विस्थापन ज्ञात करना है, तो टोटल विस्थापन जो होगा ना इस एटम का ऑसिलेशन के कारण कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के विस्थापन को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इन दोनों के विस्थापन को जब आप घटाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि इस एटम के द्वारा कितना विस्थापन हो रहा है, फिर इस वाले एटम के कारण इसके विस्थापन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो भी इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर देखो जो बल का सूत्र होगा वो क्या होगा आपकी बीटा। मान लो कि जो आपके पास में स्प्रिंग्स रखी हुई है, जो इनके बंद है लचीले बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग की अगर बल नियतांक का मान क्या है, बीटा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये F2n किसके बराबर हो जाएगा आपके बीटा कोष्टक में u की पावर 2n प्लस 1 माइनस u2n माइनस u2n माइनस u2n माइनस 1। यहाँ से ये F2n किसके बराबर आ जाएगा, बीटा कोष्टक में u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस 1 माइनस u2n 2 टाइम्स ऑफ u2n। ये पहला प्रॉब्लम है, मतलब कौन से एटम्स के ऊपर, इस 2n एटम के ऊपर जो आपके बॉन्ड फोर्स लगेगा या फिर जो ऑसिलेशन के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है उस बल का मान क्या हो जाएगा, F2n बराबर बीटा u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस 1 माइनस की 2u2n हो गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया, पहले के ऊपर बल का मान आ गया। अब देखो आप गति के द्वितीय समीकरण से अगर इसको गति के समीकरण के रूप में लिखना चाहोगे तो उस कंडीशन के अंदर F2n किसके बराबर हो जाएगा, m d स्क्वायर u2n अपॉन dt स्क्वायर की, क्योंकि ये जो स्मॉल वाला है इसको आप m से और इसको कैपिटल M से बदल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे जो ये जो गति का समीकरण होगा u2n वाले या फिर ये जो 2n नंबर वाला एटम है इसके जो गति का समीकरण होगा उसको किससे लिखोगे, m d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर u2n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके बीटा क्वेश्चन u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस 1 माइनस 2u2n। ये आ गया आपके 2n एटम का क्या आ गया, आपके गति का समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आप अब किसकी गति के समीकरण लिखो, जो दूसरा इनसे अलग टाइप का एटम, इस स्मॉल m द्रव्यमान से अलग टाइप का एटम है वो है कैपिटल M द्रव्यमान वाला, इसके ऑसिलेशन का मान लिखोगे तो इसके ऑसिलेशन या इनके ऊपर लगने वाले बल का मान लिखोगे तो वो किसके बराबर होगा, F2n प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा कोष्टक में अब क्या आएगा इसके अंदर u2n प्लस 2 माइनस u2n प्लस 1 माइनस u2n प्लस 1 माइनस u2n ये आ जाएगा। अब देखो ये F2n प्लस 1 किसके बराबर है, बीटा कोष्टक में u2n प्लस 2 प्लस u2n प्लस 1 माइनस 2u2 एक गलती होगी इसमें u2n माइनस 2u2n प्लस। अब इसके लिए भी गति का समीकरण लिखो और अब गति के समीकरण में एक चेंजिंग ये होगी कि अब यहाँ से द्रव्यमान जो यूज होगा वो कैपिटल M मास वाला द्रव्यमान यूज होगा, तो यहाँ से जो ये फॉर्मूला आएगा m d स्क्वायर u2n अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बीटा u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस 2 u2n प्लस 2। ये क्या है, इसको नंबर
वो लगा दो 3 सॉरी ये हो गया 3 ये हो गया और ठीक है ना। ये तो आपके क्या आ गए गति के समीकरण आ गए, जो अलग अलग द्रव्यमान के एटम्स है उनकी गति के समीकरण, ठीक है ना। अब देखो आपके पास गति के दो समीकरण, अब इसमें देखो इसको टोटली आपके पास में कितने टाइम्स की टर्म है, एक तो आपके पास में क्या है u2 है, एक आपके पास में क्या है u2n प्लस 1, एक आपके पास में क्या है u2n माइनस 1, एक टर्म जो आपके पास में वो है u2n प्लस, इतने ये 3 टाइप के 4 टाइप के आपके पास में अलग अलग टर्म्स हैं। मान लो जो आपका ये गति का समीकरण है या फिर जो ये विस्थापन के चारों के चार मान है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करें, जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके सॉल्यूशन के आधार के ऊपर या उसके अंदर जो होने वाला विस्थापन है, जैसे हमने लास्ट वाले क्लास के अंदर इनका सॉल्यूशन लिखा था, उस आधार के ऊपर इस u2n प्लस 1 u2n माइनस 1 और u2n प्लस 2 का मान हम क्या मान लें, a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस a 2n। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन माना गया u2n का, वो क्या माना गया है a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस के kx। ये x क्या है, मूल बिंदु से उस एटम की दूरी। देखो जो 2n एटम था उस 2n एटम की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी 2na, इसके द्वारा लिखी जाएगी। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 2na के द्वारा लिखा जाएगा, इसने यहाँ पे क्या लिखा है 2na लिखा है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया है। अब उसके बाद में सेकंड, इसको क्या लिखो b e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k कोष्टक में 2n प्लस 1 ये आ जाएगा। इसी तरीके से u2n माइनस का मान क्या आ जाएगा b e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k कोष्टक में 2n माइनस 1 और इसका मान वापस क्या लिखो a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k कोष्टक में 2n प्लस 2। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग कांस्टेंट है a और b, इसका कारण ये है क्योंकि ये जो दो आप चार समीकरण देख रहे हो, इन चार समीकरण में आप देखोगे तो पहली और लास्ट वाला समीकरण जो है वो एक ही प्रकार के एटम के ऑसिलेशन की, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये भी क्या है वापस जो बीच वाली दो इक्वेशन है वो भी क्या है एक ही प्रकार के दो एटम की समीकरण है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की। इस वजह से इन दोनों के लिए जो कांस्टेंट होगा दो अलग अलग एटम के लिए उनका भी मान क्या होगा अलग अलग होगा, एक का ए लिया और दूसरे का बी लिया। अब कुछ नहीं, ये जो समीकरण नंबर आपके पास में ये 5 आएंगे, इन चारों को मिलाते हैं, इन समीकरण नंबर 5 में आप देखो आपको मेनली ज्ञात क्या करना है, मेनली आपको डिफरेंशिएट किसका करना है, डिफरेंशिएशन मैंने आपको ये एक चीज यहाँ पे लिख लेना, सिर्फ 2n लिखा था 2n प्लस 1 लिखना, तो ये समीकरण जो है वो 2n प्लस 1 एटम के ऑसिलेशन की समीकरण है, ये ध्यान रखना। अब देखो जो आपने दो समीकरण निकाले, एक तो नंबर 2 इक्वेशन m द्रव्यमान वाले एटम के गति की समीकरण निकाले, एक आपने क्या निकाले कैपिटल M द्रव्यमान वाले एटम की गति की समीकरण निकाले। इन दोनों समीकरण आप देखोगे ना, एक टर्म यूज हो रही है d स्क्वायर u2n अपॉन dt स्क्वायर, और एक टर्म जो यूज हो रही है d स्क्वायर u2n प्लस 1 अपॉन dt स्क्वायर। इन दोनों के मान निकालो, इन दोनों के मान निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी a कोष्टक में माइनस ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 2kna। अब और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी b कोष्टक का माइनस के ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा कोष्टक का ओमेगा t माइनस 2 के कोष्टक में 2n प्लस 1। ये इक्वेशन आ गई इन दोनों की, ठीक है। अब इन दोनों का मान ये आ गया, तो वापस इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से, अब इन सबका मान उस इक्वेशन में रखेंगे 2 या 4 दोनों में से किसी एक का लिख लो,
बाकी वाली दूसरी वाली तो अपने आप ही निकल जाएगी, वो तो हम क्या कर लेंगे सिमिलरली उसी की जैसा जैसा पहले का सॉल्यूशन लिखा जाएगा वैसे वैसे सेकंड का भी लिखा जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं और 2 के अंदर इसका मान रखते हैं। तो 2 के अंदर जब इनका मान रखोगे तो क्या लिखा जाएगा a n कोष्टक में माइनस के ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा कोष्टक में ओमेगा t माइनस 2k n e इस टू क्या हो जाएगा, अब बीटा बाहर आ जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर किसका मान रखोगे u2n प्लस 1 का मान रखोगे, u2n प्लस 2 का मान रखोगे तो वो क्या होगा आपके b e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k कोष्टक में 2n प्लस 1 e। फिर इसका मान रखो, फिर रखो u2n माइनस 1 का मान रखोगे तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी b e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k कोष्टक 2n माइनस 1 1। अब माइनस 2 कोष्टक में किसका मान रखो u2n का मान रखो। समीकरण नंबर 2 है, ध्यान रखना गति की समीकरण जो सेकंड है उसका यूज कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या आएगी 2a कोष्टक में e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस 2k n e। देखो इन दोनों समीकरण में आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले राइट हैंड साइड देखो, दोनों में आप देखोगे ना तो एक टर्म तो आप देखोगे तो ये वाली टर्म तो क्या है दोनों के अंदर ही कॉमन है। इसमें e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस 2 के n आ रहा है, इसमें भी आयोटा ओमेगा t माइनस 2 के n आ रहा है, इसमें भी देखोगे तो आयोटा ओमेगा t माइनस 2 के n आ रहा है और इसमें भी वही टर्म आ रही है। तो एक टर्म तो दोनों तरफ से क्या कट के जाएगी e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस 2 के n एक वाली टर्म को सीधी कर देंगे। जब ये टर्म कट जाएगी तो इक्वेशन के अंदर क्या बचेगा, तो इक्वेशन के अंदर आपके बचेगा माइनस m a ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा बीटा e की पावर b बीटा b e की पावर आयोटा माइनस के k प्लस b e की पावर प्लस के आयोटा k माइनस 2k, ये वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब यहाँ से माइनस के m a ओमेगा स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो बीटा 2b cos ka माइनस 2k, ये इक्वेशन आ गई। क्योंकि e की पावर माइनस का आयोटा k और e की पावर प्लस आयोटा k इन दोनों को जोड़ोगे तो आप मान लो cos के रूप में इसको लिखा जा सकता है और cos के रूप में इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी 2b cos ka के बराबर होगी। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर और इसको किस रूप में लिख सकते हो 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर a प्लस बीटा 2 बीटा cos ka समीकरण नंबर x। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप इक्वेशन नंबर 4 में मान रख के उसको सॉल्व करोगे तो उसकी भी इक्वेशन इसी टाइप का आएगी, पर चेंज सिर्फ इतना सा होगा उसमें a के साथ में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 2 बीटा cos ka प्लस b क्वेश्चन में 2 बीटा माइनस के m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास में क्या आ गई समीकरण आ गई। अब देखो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या करनी है इनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनका a और b का मान ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में जो a और b की वैल्यू आ रही है वो भी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। इन दोनों समीकरण से आप क्या कर सकते हो जो कांस्टेंट है a और b उन दोनों का मान भी क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या होगा इन दोनों के जो a और b का साथ में जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में गुणनकार है
उनका सारणिक किसके बराबर लिया जाएगा, 0 के बराबर लिया जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण की सहायता से जो द्विविमीय परमाणु जालक है उसके ऑसिलेशन की क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के सारणिक, इन जो ए और बी के गुणांक है उनके सारणिक को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो देखो इन दोनों के कांस्टेंट के सारणिक को 0 के बराबर रखते हैं। तो देखो 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 बीटा कॉस के ए। एक चीज हमें मिस्टेक ये ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होगी माइनस के 2 बीटा कॉस के ए इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के बराबर। जब ये सारणिक 0 के बराबर रखेंगे ना तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगी, एटम उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल जाएगा। देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। जो चीज समझने की थी वो स्टार्टिंग के अंदर वो आ गई, तो उसके बाद में क्या है, सिर्फ आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो सारणी मिल गया, अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, एक इक्वेशन को निकाल सकते हो, आपको मालूम है। तो एक इक्वेशन इसमें से आप कैसे निकालोगे, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट और माइनस कर देंगे बीच में, तो 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक कैपिटल है और 2 बीटा माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 बीटा कॉस स्क्वायर के बराबर 0। ये वैल्यू आ गई। बस ये एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद में काफी है, ठीक है। उसके बाद आगे वाला कल कर लेंगे, ठीक है ना। 2 बीटा माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा माइनस एम कैपिटल ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 बीटा कॉस स्क्वायर के, ठीक है ना। अब देखो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना तो हमें क्या मिलेगी, आगे एक सीधा सारे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और सीधा किसका मान ज्ञात कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान ज्ञात कर लेंगे। वहां से आपको प्लस और माइनस के रूप में दो इक्वेशन मिलेगी। वो दोनों इक्वेशन कौन से मोड को प्रदर्शित करती है, फ्रीक्वेंसी के या ऑसिलेशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके अंदर दो कंडीशन और होगी, वो कंडीशन हमें पढ़नी है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है इसमें।